नमस्ते सब। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बीएसएफ, नॉरसेट और डीएसएसबी एग्ज़ाम के बारे में। साथ ही साथ डीएचएस मेघालय के लिए अभी वैकेंसी निकली है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। नॉरसेट का भी फॉर्म भरा जा रहा है, सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑल ओवर जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अपकमिंग टाइम में, आपके लिए हर एक क्लासेस, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, बुक्स से पढ़ते हो, ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जो अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हो रहे हैं, अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं, तो आपको अपनी तैयारी है जो बहुत अच्छे से करनी होगी। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर कि जिनका डीएसएसबी का पेपर है, जैसा मैंने आपको पहले भी एक रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू बताया था कि डीएसएसबी का पेपर 22 शिफ्ट में होने वाला है। टोटल मिला के 22 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पर डे 3 करके है जो एग्ज़ाम है, तो टोटल 22 शिफ्ट हो रही हैं। कभी एक दिन में 2 शिफ्ट हैं, कभी एक दिन में 3 हो, कभी 1। तो इस तरीके से 22 शिफ्ट में पेपर होगा डीएसएसबी वालों का। और 2019 में भी डीएसएसबी का सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो भी लोग उन डीएसएसबी पेपर्स की पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, वो आपको बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल है। अभी आपको जो आज 4 अगस्त है, आज 4 अगस्त है, आज से लेके 4 सितंबर तक, 4 अगस्त से 4 सितंबर तक आपको सभी डीएसएसबी के पेपर्स के चार्जेस हैं जो डिडक्ट किए गए हैं। पहले 100 और 150 था, अभी 75 रुपीज़ में आपको पूरे पेपर्स विथ 2013, 15, 19 के पूरे पेपर 500 पेज की पीडीएफ में रहेंगे, तो आप वो ले सकते हैं। और जो लोग बीएसएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जो बीएसएफ की पीडीएफ अवेलेबल है। तो जिनको भी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उनको फॉरवर्ड कर रही हूँ। और अपकमिंग जो नॉरसेट 7 होने वाला है, इस बार नॉरसेट 7 होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कीजिए। क्योंकि 2 फेज़ में, सबको पता है 2 फेज़ में नॉरसेट हो रहा है। और जो लोग अभी अपकमिंग टाइम में सीएचओ, एनएचएम या डीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बुक आ गई है। बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, आप लोग उससे तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अपकमिंग टाइम में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, अभी जो नोटिफिकेशन आते हैं सबका यहाँ पे आपको सिलेबस भी बता दिया जाता है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डीएचएस का सिलेबस है, डीएचएस मेघालय का सिलेबस है। इसी तरीके का यदि नॉन नर्सिंग सिलेबस की हम बात करें, मतलब ओनली नर्सिंग आती है, नॉन नर्सिंग कुछ नहीं आता है, तो यही पूरा कवरेज होता है आपका सीएचओ में, एनएचएम में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। तो जितनी भी क्लासेस होती हैं सब आपके लिए हेल्पफुल हैं। जो लोग डीएचएस का फॉर्म भर रहे हैं वो लोग बुक ज़रूर ऑर्डर करके पढ़ें, क्योंकि बुक में आज रात के 12 बजे तक बस ऑफ़र है। देन आफ्टर वो फिर से अगेन एमआरपी प्राइस पे चली जाएगी। 2 दिन का 48 आवर का है जो फ्लिपकार्ट पे मेरी तरफ से सबके लिए ऑफ़र दिया गया था। जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बुक में अभी बुक की जो एमआरपी है उससे सीधा 100 रुपीज़ घटा के आपको बुक प्रोवाइड हो रही है। तो आप लोग ऑर्डर ज़रूर कीजिए। और जो लोग डायरेक्ट वे ऑर्डर करते हैं तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अभी यहाँ पर जो सिलेबस आप देख रहे हैं, इसमें एमएसएन 20 नंबर की है, ओबीजी 20 है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 20, मेंटल हेल्थ 20, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 20। अब ये जो भी लोग अलग अलग स्टेट में डीएचएस का या फिर एनएचएम का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि क्लासेस होती हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आफ्टरनून में एक क्लास कंडक्ट की गई थी, बट साउंड की वजह से वो क्लास है जो डिलीट की गई थी। देन अगेन स्टार्ट किया, लेकिन हम वही चीज़ अभी नहीं पढ़ेंगे, उस क्लास को हम आगे कभी और कंटिन्यू करेंगे। आज हम अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जो भी लोग बुक लेना चाहते हैं प्लीज़ बुक ऑर्डर कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो बुक होने वाली है। और फर्स्ट थिंग कि अभी ऑफ़र चल रहा है, तो आपको जब कम रेट में वही सेम बुक अवेलेबल हो रही है तो आपको ऑर्डर है जो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है वो आपको ये रहा। द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। तो सबसे कॉमन और प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद हो सकता है, कौन सा होगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
यूरिनरी रिटेंशन या फिर एटेलेक्टेसिस। कौन सा है जो मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन होगा एब्डोमिनल सर्जरी के बाद? तो कोई भी यदि एब्डोमिनल सर्जरी होती है, कॉमन तो है ही, साथ में इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं यदि प्रॉपर केयर दी गई तो। वो होगा यहाँ पर क्या, लंग्स का सिकुड़ना। क्या होगा, लंग्स का सिकुड़ना और कोलैप्स ऑफ द लंग्स। अब लंग्स का एक पार्ट कोलैप्स हो सकता है, एंटायर लंग्स हो सकते हैं, या पूरा राइट लंग्स कोलैप्स हो सकता है, लेफ्ट लंग के जो लोब है वो कोलैप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर लंग्स का कोलैप्स होना है जो कॉमन कंडीशन और कॉमन क्या है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो वेन है उनमें इन्फेक्शन के साथ साथ थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना वो कंडीशन है। यूरिनरी रिटेंशन एब्डोमिनल सर्जरी के पार्ट में नहीं आएगी, किडनी से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होगी। कुछ बर्न वाले पेशेंट होंगे जिसमें फ्लूइड का लॉस हो सकता है, उसमें आएंगे दोनों ऑप्शन। लेकिन एब्डोमिनल सर्जरी के बाद एटेलेक्टेसिस की कंडीशन है जो हो सकती है, जिसमें या तो एंटायर लंग्स या फिर हाफ लंग्स या एक लोब या फिर कुछ एरिया है जो कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी? तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहेगी? 16 पर मिनट, 20 पर मिनट, 35 पर मिनट या फिर 22 पर मिनट? तो जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी में यदि बात करें हम किसकी, पल्स रेट की, पल्स की, तो 140 to 160 तक होती है। लेकिन यदि न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो होती है 35 पर मिनट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेस्पिरेटरी रेट भी क्या रहती है, घटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पल्स रेट भी घटती जाती है। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है। जन्म से लेकर 6 हफ्तों तक बच्चों को आप चेस्ट पे हाथ रखिए, कितना फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, वो जब आप काउंट करेंगे 35 से ज़्यादा ही होगा। यदि आप थोड़े बड़े बच्चों में देखें तो 20 to 30 जा सकता है, मतलब टोडलर एज हो गई जो 1 से 3 साल के। यंग चिल्ड्रन है तो 20 से 25, और 15 साल से ज़्यादा है तो एज़ पर नॉर्मल एडल्ट की तरह ही उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है और पल्स रेट है रहेगी। तो यहाँ पर यदि रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें तो आपको हमेशा माइंड में रखना है अबव 35 to 60 तक न्यूबॉर्न बेबी में रहेगी। पल्स रेट की बात करें हम तो 140 to 160 तक नॉर्मल रहेगी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स? तो यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? रिस्ट्रेन द क्लाइंट्स लेग एंड आर्म्स, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। अब यदि आपको एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके पास एक ऑप्शन है एयर भी मेंटेन करना, दूसरा है सर्कुलेशन, और तीसरा है किसी भी तरीके से फॉल डाउन होने से बचाना, तो अब आप किसको मार्क करेंगे? तो यहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ओनली टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स को छोड़कर यदि बर्न पेशेंट की बात की जाए तो बर्न पेशेंट में आप हमेशा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को महत्व देंगे। यदि किसी शॉक का मरीज हो या फिर कोई अदर इंजरी वाला मरीज हो कोई अदर, तो एयरवे देन सर्कुलेशन क्या है, फर्स्ट एयरवे देन आफ्टर द सर्कुलेशन। यदि सीजर्स का फिट्स का कन्वर्जन का हो तो यहाँ पे आप सांसें बाद में उसकी चेक कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जब उसको सीजर्स आ रहे हैं उस दौरान वो कुछ अपने आप को और चोट ना लग जाए, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। ये एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंजरी से प्रिवेंट करें। ना तो अब वो इंजरी उसको बांध के प्रिवेंट की जा सकती है, ना हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके, टंग ब्लेड वो मुंह में डाल के, क्योंकि ड्यूरिंग द सीजर्स कभी कभी टीथ से टंग है जो बाइट भी हो जाती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है मुंह से। बट इन केस यदि ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, यदि किसी को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, आपको उसके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसको सेफ फील कराना है। फील कराने का मतलब जो भी चीज़ें आसपास रखी हुई हैं उनको दूर करना है। आफ्टर दैट वो खुद से जब रिलैक्स मोड में जाएगा तो वो ठीक होगा, उस दौरान उसको कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो यदि वही मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में टॉनिक क्लोनिक सीजर्स की बात की जाए या सीजर्स की या कन्वल्जन्स की या फिट्स की,
फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंजरी से प्रिवेंट करना होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज क्लाइंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फॉल्स। तो गिरने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की किस उम्र के क्लाइंट होंगे? A 77-year-old female client in a client room that has low glare floors. An 87-year-old female client in a client room that has low glare floor. 27-year-old sedated male client. 37-year-old male client with impaired renal perfusion. सबसे ज़्यादा गिरने का रिस्क किस उम्र के मरीज में होगा? 77 साल का ओल्ड क्लाइंट है, लो ग्लेयर फ्लोर्स है, उसमें चांस कम होंगे। 87 वाली फीमेल क्लाइंट में भी कम होंगे। लेकिन जो सेडेटेड है, सेडेटेड का मतलब मेडिकेशन दिए गए, सेडेटिव्स दिए गए हैं, तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू 37 ईयर, 87 और 77 ईयर वाले के। सेडेशन के कारण उसको उसका मूड तो ऑलरेडी क्या रहेगा, दूसरे ही उसमें रहेगा, तो उस दौरान उसके गिरने के रिस्क ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 27 ईयर ओल्ड सेडेटेड मेल क्लाइंट। नेक्स्ट इज β2 ट्रांसफेरेन इज ए स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? एलर्जिक रेनाइटिस, ल्यूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF राइनोरिया। किसके लिए होगा β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट? तो β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट किया जाएगा CSF राइनोरिया के लिए। CSF राइनोरिया का मतलब कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या हो, नोज के थ्रू लीक होके साइनस के थ्रू क्या हो, बाहर आए। उस केस में पता करना है कि ये नाक से पानी ही आ रहा है कि इंटरनल कुछ रीजन से CSF लीक तो नहीं हो रहा है। तो जो टेस्ट किया जाएगा वो स्पेसिफिक टेस्ट किसके लिए होगा? CSF राइनोरिया के लिए। CSF राइनोरिया और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। राइनोरिया का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ लीक होना। अब यहाँ पर नोज और साइनस के थ्रू यदि जो रनी नोज हो रही है, वाटरी रनी नोज हो रही है, कुछ केसेस में CSF भी हो सकता है, या तो कुछ इंजरी वगैरह हुई है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो इंटरनल इंजरी के कारण CSF भी बाहर है जो रिस्की आ सकता है। तो उसको पता करने के लिए β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन, Which of the following is the antidote for magnesium toxicity MgSO4? यदि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है तो उसके एंटीडोट के लिए क्या दिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकानेट, नेलोक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। कुछ ना कुछ एंटीडोट तो पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन यदि एंटीडोट की बात करें हो सकता है आपको इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन में ना रहे, घुमा घुमा के दिया जाए। तो वो होगा यहाँ पर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए कैल्शियम ग्लूकानेट। अभी देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई, आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं कि कुछ ड्रग सब्सटेंस और उनके एंटीडोट। यदि ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए या बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो किसके थ्रू उसको रिट्रीट किया जा सकता है? यदि एसिटामिनोफेन या फिर किसी को पैरासीटामोल ओवरडोज हो जाए तब दिया जाता है एसिटाइलसिस्टीन। क्या? एसिटाइलसिस्टीन। एंटीकोलिनार्जिक हो जाए तब दिया जाता है फॉस्टिग्माइन। बेंजोडाइजापाइन के लिए फ्लूमेजेनिल। यदि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी क्या दिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाएगा। यदि किसी को साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो मिथिलीन ब्लू है जो दिया जाएगा। डिगॉक्सिन है तो डिगॉक्सिन इम्यून फैब, एग्जाम में डिगॉक्सिन का तो बहुत आता है, टॉक्सिसिटी आती है, किसको नहीं देना है वो आता है। हेपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोआगुलेंट होता है हमारी बॉडी में, और यदि इसकी टॉक्सिसिटी हो प्रोटामाइन सल्फेट दिया जाएगा। आयरन ओवरडोज हो जाए तो डिफ्रॉक्सामाइन दिया जाएगा। इंसुलिन के लिए ग्लूकागॉन क्योंकि इसके अपोजिट वर्क करेगा। ओपियोइड्स के लिए नेलोक्सोन दिया जाएगा। वारफरिन के लिए विटामिन के। तो बेसिक और कुछ
इम्पॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं और ड्रग्स के नेम हैं जिसके कारण यदि ओवरडोज होता है तो रिट्रीट कैसे किया जाएगा इन एंटीडोट के थ्रू। इसके आपको नाम ही याद करना पड़ेंगे, इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है। नेक्स्ट वन, स्पेल्डिंग साइंस। स्पेल्डिंग साइन किस में देखने को मिलता है? स्पाइना बाइफिडा, अबॉर्शन, आईयूडी या फिर बेबी विथ कार्डियोसेंथेसिस। एक क्वेश्चन ESIC UPSC में अभी पूछा गया था जो पेपर हुआ था जुलाई में। स्पेल्डिंग साइन होता है और एक होता है रॉप्सिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन देखने को मिलता है जब यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाए। यूट्रस में बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो ओवरलैपिंग होगी फीटल स्कल की जो बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ओवरलैप होंगी, तो वो कहलाता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है? स्पेल्डिंग साइन। एग्जाम में आता है यदि क्रेनियल बोन्स और जो सूचर्स हैं गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाए, फीटस की डेथ हो जाए, तो यहाँ पर जो बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। फीटल डिवाइस के कारण होता है। किसके कारण? फीटल डिवाइस के कारण। और ये जनरली 7 दिनों के अंदर है जो देखने को मिलेगी ये कंडीशन। किसके अंदर? 7 दिनों के अंदर। दूसरा होता है रॉबर्ट साइन, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये तो हो गया कौन सा? स्पेल्डिंग साइन, जिसमें क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन्स और स्कल फीटल बोन्स क्या होंगी, ओवरलैप होती हैं। और ये जनरली फीटल डेथ के आफ्टर विदिन 1 वीक के अंदर देखने को मिलेगा। एक होता है यहाँ पर रॉबर्ट साइन। क्या है? रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन में देखने को क्या मिलेगा? गैसियस टाइप की गैस शैडो देखने को मिलेगी। क्या होगा यहाँ पे? गैस शैडो देखने को मिलेगी हार्ट के यहाँ पर, विद इन द हार्ट। जो फीटल हार्ट है यहाँ पर गैस शैडो है जो देखने को मिलेगी, वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। दोनों साइन याद रखें। इंट्रायूट्राइन डेथ में यदि फीटस की गर्भ में ही डेथ हो जाए, फीटल डिमाइस हो जाए, उसके कारण यदि बच्चे की जो फीटल स्कल की बोन है वो ओवरलैप होती हैं तो वो कहलाता है स्पेल्डिंग साइन। रॉबर्ट साइन का मतलब होता है कि जो पल्स रेट चेक करते हैं आप बच्चे की फीटोस्कोप के थ्रू, तो वहाँ पर जब स्कैनिंग की जाएगी तो उस दौरान गैस टाइप के बबल्स दिखेंगे तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। नेक्स्ट वन इज alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection. This alcohol is made by। तो यदि क्लिनिकल सेटिंग में अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? इथाइल, मिथाइल, इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल। कौन सा अल्कोहल यूज़ किया जाएगा? जो आप स्किन पर अपने हाथों पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक क्लिनिकल सेटिंग का हिस्सा होगा। और वो डिसइंफेक्शन के लिए जो अल्कोहल यूज़ किया जाएगा वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नाम याद रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म इज। स्पर्म की एडिक्वेसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। स्पर्म एडिक्वेसी मतलब कि सीमेन में जो जितनी काउंटिंग होनी चाहिए एक नॉर्मल काउंटिंग, उतना स्पर्म सीमेन में उतने स्पर्म है या नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? कौन से टेस्ट के थ्रू पता चलेगा? स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट, मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। हो सकता सीमेन 5 ml हो, इजैकुलेट हो 1 टाइम में, लेकिन उसमें स्पर्म हो ही ना। स्पर्म हो यदि, काउंटिंग ठीक है, तो स्पर्म क्या हो? मोटाइल ना हो। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जो कॉमनली टेस्ट किया जाएगा एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म के लिए वो होता है स्पर्म मोटिलिटी। क्या होगी? स्पर्म मोटिलिटी। अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन में एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। यदि इससे कम होते हैं तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? 15 जो मिलियन पर ml में स्पर्म कम होते हैं तो ये कहलाता है ओलिगोस्पर्मिया। यदि 0 स्पर्म काउंट है मतलब ना के बराबर है तो इज़ोस्पर्मिया। सीमेन में 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म से कम है तो ओलिगो मतलब कमी है, और ये नहीं है तो एजोस्पर्मिया कंडीशन कहलाएगी। अब स्पर्म का प्रोडक्शन इजैकुलेशन कैसे होगा? तो स्पर्म डेवलप होते हैं कहाँ पर? सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। जो टेस्टिकल्स की सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं वहाँ पर
इनमें हार्मोन अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये प्रॉपर इनका डेवलपमेंट होगा। अब ये ट्रेवल करके जाते हैं एपिडेमाइडिस में, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब काइंड रहेगी। यहाँ पर इनका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। जो स्पर्म क्या है बन के आए हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकल की, वो एपिडेमाइडिस में जाके मैच्योर होंगे। वास्ट डिफरेंसेस जो कि एक ट्यूब होती है, इसी को कट किया जाता है वैसेक्टोमी के दौरान और टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, माइग्रेट होते हैं ड्यूरिंग द एजैकुलेशन के दौरान। ये क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड है, जो प्रोस्टेट फ्लूइड सेमिनल ग्लैंड अपना फ्लूइड है जो मिक्स करके एजैकुलेशन के दौरान ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या आते हैं, बाहर आते हैं। बेसिक सा वो है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका ऐड होता है जो मैंने ऐड किया हुआ है, वो है इनफर्टिलिटी। यदि स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ता है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मतलब बांझपन। प्राइमरी में कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं कपल। सेकेंडरी में एक बच्चा हो गया लेकिन दोबारा कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो वो कहलाती है सेकेंडरी। नेक्स्ट वन इज डिगॉक्सिन इजन। तो डिगॉक्सिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर एंटी एंजाइना ड्रग। तो एंटी एंजाइना तो नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। यहाँ पर एक क्या कहलाएगी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होगी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। यदि किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिब्रिलेशन या आर्टेरियल फ्लिटर की कंडीशन हो रही है तब कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं। इसमें डिगॉक्सिन हो सकती है, डिजिटालिस एजेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिगॉक्सिन पल्स रेट बिलो 60 जा रही हो तो हमें नहीं देना है, क्योंकि ये पल्स रेट को और घटाने का काम करती है। और इस दौरान यदि और दे दिया तो मरीज तो बेचारा सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इस दौरान क्या करना है, हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की कोई भी ड्रग हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना सीन इन। तो स्ट्रॉबेरी स्पॉट है जो वेजाइना में किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, कैंडिडा, ट्राइकोमोनास, सीएमबी, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स। किस केस में स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलेंगे वेजाइना के ऊपर, तो ये देखने को मिलेंगे किसमें, ट्राइकोमोनास में। किसमें, ट्राइकोमोनास में। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ, ट्राइकोमोनास का जो एक इंडिकेटरी साइन होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और स्ट्रॉबेरी वेजाइना। जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर डॉट डॉट टाइप रहेंगे उस तरीके के पैचेस देखने को मिलेंगे सरफेस एरिया पर, सर्विक्स के और वेजाइना के। और यहाँ पर ये पैचेस वाइट पैचेस हैं जो इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ ये पैचेस किस कलर में कन्वर्ट होते हैं, रेड से वाइट में। तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स यदि पूछें, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या फिर स्ट्रॉबेरी वेजाइना, तो ये देखने को मिलती है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के इन्फेक्शन में। नेक्स्ट वन इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। तो जो होल ब्लड है किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है, स्टोरेज करके रखा जाता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, जो ब्लड बैंक में रखा जाता है। ऑप्शन में है आपको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहीट, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। जो होल ब्लड है इसका स्टोरेज टेम्परेचर पूछा गया है कि संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है। तो संपूर्ण रक्त का मतलब है यहाँ पर होल ब्लड। तो होल ब्लड का स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। कितना, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस तक है जो होल ब्लड का टेम्परेचर सेट किया जाता है। होप आपको प्रॉपर दिख रहा हो। तो यहाँ पर होल ब्लड में आपका, यदि होल ब्लड की जगह आपको आरबीसी सेल पूछे तो ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक है जो 35 दिनों तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात करें, ये आपको अलग से याद रखना है कि यदि होल ब्लड पूछा है तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम
वो भी 1 साल तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर है प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स के लिए रखा जा सकता है 22 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर ओनली फॉर 5 डेज। तो यहाँ पर आपको बेसिक से मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में होल ब्लड पूछते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पूछते हैं, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जो यहाँ पर कितने टाइम के लिए रखते हैं वो बस पूछते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको विच इज़ द लास्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोआगुलेशन प्रोसेस, स्कंदन प्रक्रिया का अंतिम या अंतिम उत्पाद कौन सा है। लास्ट और एंड प्रोडक्ट कौन सा है कोआगुलेशन प्रोसेस का, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, कैल्शियम या फिर फाइब्रिनोजन। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है जो कोआगुलेशन प्रोसेस होती है कोआगुलेटिंग फैक्टर्स के साथ में आपकी बॉडी में, तो यहाँ पर कोआगुलेशन होगा जब जो थक्का बनता है, थक्का बनने की प्रोसेस का लास्ट जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या है। ये है सभी क्लॉटिंग में जो कोआगुलेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प सब करते हैं, लेकिन लास्ट प्रोडक्ट बनता है फाइब्रिन। क्या बनेगा, फाइब्रिन, स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट, जो कि यहाँ पे लास्ट, फाइब्रिन के पहले क्या आता है, फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर टिश्यू डैमेज होने के टाइम से स्टार्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन। तो ये आपको यहाँ तक के स्टेप याद रखना है। जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी यहाँ पे है। फर्स्ट फाइब्रिनोजन, दूसरा कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है टिश्यू फैक्टर, क्या है, टिश्यू फैक्टर, चौथा है आइसोनियाजिड कैल्शियम। ये आपको एग्जाम में आता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो कोआगुलेटिव फैक्टर है वो होता है, तो होता है कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम। फिर लेबाइल फैक्टर 5वें नंबर पर है, 6वें पे अनअसाइंड है, मतलब 7वें नंबर का, 6वें नंबर का कोई फैक्टर नहीं दिया गया है। फिर आपका आता है यहाँ पर 7वां में तो प्रो कन्वर्टिन, 8वां है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसी की कमी से हीमोफीलिया होता है। याद रखें हीमोफिलिक फैक्टर क्यों कहा गया, सॉरी इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर क्यों कहा गया, क्योंकि फैक्टर 8 होता है जो कोआगुलेशन के जो यहाँ पे फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, तो 8वें नंबर के फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण ही हीमोफीलिया होता है। फिर 9वें पे आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, और इसको कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर। 11वें पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीग्रेंट, 12वें पर है हैगमैन, और 13वें पर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिर यहाँ पर आपको मोस्टली जो अब यहाँ पे आपके क्लॉटिंग फैक्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको शॉर्ट में भी 5 मिनट के वीडियो में बता दिया जाएगा कि क्लॉटिंग फैक्टर से आपको क्या क्या आता है। पहला पीटी टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और यहाँ पर आपको फिर आते हैं इसके फैक्टर, कैल्शियम कहाँ पे एक्ट करेगा, कौन सा हीमोफिलिक फैक्टर है तो 8वें नंबर के फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा तो वो होगा फाइब्रिन। ये बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल, फीटल एंड न्यूबॉर्न इज, तो कौन सा हीमोग्लोबिन सबसे आम है, कॉमन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो नॉर्मल फीटल है और न्यूबॉर्न बेबीज हैं, HbF, HbA, HbG या फिर नन ऑफ दी अबव। कौन सा फैक्टर है सबसे कॉमन नॉर्मल, फीटल और न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है। यदि बच्चा क्या है, नॉर्मल है, न्यूबॉर्न है और फीटस मतलब यूट्रस में है तब, तो यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं हम, तो वो होता है HbF। क्या है, HbF है जो HbF, Hb का मतलब है यहाँ पर क्या, हीमोग्लोबिन। तो जो HbF हीमोग्लोबिन है वो बच्चों में पाया जाता है, किसमें, बच्चों में पाया जाता है। तो जो नॉर्मली है वो कौन सा है, वो HbF एडल्ट में पाया जाता जाएगा, और सॉरी न्यूबॉर्न बेबीज में और फीटल में वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन F, HbF अल्फा 2 गामा 2। लेकिन यदि एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में पाया जाएगा ये कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो जाएगा 1 ईयर के बाद, 6 to 12 मंथ की एज तक ये जो हीमोग्लोबिन HbF है रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन A से, अल्फा 2 बीटा 2। पहले अल्फा 2 गामा 2 है HbF में, लेकिन फिर अल्फा 2 बीटा 2 जो चेन है यहाँ पर, जो हीमोग्लोबिन वाली चेन है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, HbA,
मतलब अल्फा 2 और बीटा 2। पहले होता है अल्फा 2 और गामा 2। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबीज़ में और फीटल लाइफ में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, HbF, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। फिर HbA में, HbA का मतलब है हीमोग्लोबिन इन एडल्ट, तो यहाँ पर एडल्ट में कौन सा होगा, HbA। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। क्या है, रेड ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स हैं, सभी लिम्फोसाइट्स के पार्ट्स हैं, टाइप हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या है, वो कहलाती हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स। लिम्फोसाइट करती हैं आपकी हेल्प जब आपकी बॉडी में कोई बाहरी फॉरेन मटेरियल आ जाए तो लड़ने में हेल्प करेंगी। आपका जो ये कह सकते हैं कि डिफेंडर सेल है वो क्या है, वो है लिम्फोसाइट्स। फिर थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स ही हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपका और जो थ्रोम्बोसाइट है करेक्ट आंसर। गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं गुड अटैचमेंट साइन के, कि बच्चा जो बेबी है प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं। ऑप्शन में है बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात की जा रही है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है या नहीं। वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहला बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, बड़े तरीके से मुंह खोलेगा। लोअर लिप हमेशा जो नीचे का लिप है बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड। बेबी का चिन है जो माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा, और एरियोला का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन होगा। अब एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि बेबी का माउथ वाइडली ओपन होगा। थर्ड भी सही है कि ब्रेस्ट को चिन है जो ब्रेस्ट को टच करेगा। लास्ट है जो एरियोला बेबी के मुंह में रहेगा, मेजर पार्ट है एरियोला का बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। लोअर लिप है जो कहाँ रहेगा, आउटवर्ड। क्या रहेगा, बेबी का जो लोअर लिप है आउटवर्ड रहेगा, ना कि इनवर्ड। देखिए यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन में बेबी जो फीड करते करते माँ के फेस को भी देखेगा, नोज क्लोज रहेगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है, बट जो आपके कार्डिनल साइन में कंसीडर किया जाता है वो यही होता है कि बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, चिन है ब्रेस्ट को टच करेगा, साथ ही साथ बेबी के जो लिप्स हैं वो आउटर वर्ड रहेंगे, लोअर लिप है जो आउटर वर्ड रहेगा, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एरियोला बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा लोअर लिप टर्न इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा है। बट यदि पूरे 4 साइन की बात करें तो यहाँ पे आउटवर्ड होगा लोअर लिप। नेक्स्ट वन इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। कितने से कम वजन हो बच्चे का तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या फिर 2.5 kg। तो जब भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलरली बच्चे में दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि बच्चे का वजन कितने ग्राम से कम हो तो ये नहीं देना। जैसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, 1 किलोग्राम से कम बच्चे का वजन है तो डोज भी हाफ कर देते, 0.5 कर देते हैं। यदि बच्चा नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल बर्थ वेट है 2.5 kg तो पूरा देंगे, आप 1 देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में है, लेकिन यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है तब आपको उसके लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं देना है। यू हैव टू वेट एंड वॉच कि जब तक बच्चा है जो 2 किलोग्राम वजन कंप्लीट करके ना हो जाए तब तक आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये माँ से बच्चे में जा सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू भी जा सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी है जो मोस्ट ऑफ द नीडल प्रिक इंजरी से भी होने के चांसेस रहते हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल केयर वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं,
उनको कंपलसरी रखा जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगी हुई हो, क्योंकि आप मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस टाइम पर नीडल प्रिक होने के चांसेस आपको रह सकते हैं। तो इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बच्चों में दी जाती है। लेकिन बच्चे का वजन यदि 2 किलोग्राम से कम है तो उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। आप वेट करेंगे कि जब बच्चे का वजन 2 किलोग्राम क्रॉस कर जाएगा तब आप उसमें वैक्सीन दे सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के डोज को 0 में कंसीडर किया जाता है। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यदि वजन 2 किलोग्राम से कम है तो आपको नहीं देना, जब 2 kg हो जाएगा तब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है? साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। प्रोलैप्स का मतलब है कि क्या है? बाहर की तरफ निकलना। अब यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा होगा जो कॉर्ड को बताएगा कि वो बाहर की तरफ जा रही है? तो वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन? कॉर्ड की साइज कभी भी छोटी तो नहीं होगी। मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन यहाँ पर प्रोलैप्स होने के बाद होंगी, पहले नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा, वल्वा के बाहर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स टाइप है, अब एक क्लिनिकल टाइप है कॉर्ड प्रोलैप्स के, पता चलेगा कि कॉर्ड वल्वा के बाहर की तरफ आ गई है, मतलब क्या है? प्रोलैप्स हो गई है। तो यहाँ पर इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन टाइप है, मतलब कॉर्ड क्या है? इनसाइड द वेजाइना के अंदर रहेगी लेकिन वल्वा के बाहर आ जाएगी, जो कि मेम्ब्रेन रप्चर होने के कारण होगा, और सबसे कॉमनली यही होगी। और कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्रेजेंटिंग पार्ट से ही पहले बाहर आ जाए। इंटैक्ट रहे बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो बैग है वो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगी मेम्ब्रेन, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड वेजाइनल एग्जामिनेशन में पाल्पेट हो जाएगी कि बेबी नहीं है बाहर, पहले कॉर्ड बाहर आ गई है। ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इट नॉट फेल्ट बाय द फिंगर। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तभी फील नहीं होगी, लेकिन ये जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी उस टाइम पे जरूर फील होगी। सबसे कॉमनली जो प्रोलैप्स होती है वो होती है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। द क्लिनिक नर्स नोट्स दैट द फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंटेड अ डायग्नोसिस ऑफ हर्पीज जूस्टर इन द मेल क्लाइंट्स चार्ट बेस्ड ऑन एन आउटस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर। The nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक क्लिनिक में है जो फिजिशियन ने एक पेशेंट में हर्पीज जूस्टर, इसको सिंगलेंस नाम से जाना जाता है, ये कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में बहुत फैला था। तो यहाँ पर एक क्लाइंट का चार्ट है जो बनाया, तो अकॉर्डिंग टू दैट इस डिसऑर्डर के पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? सिग्नल्स को या फिर हर्पीज जूस्टर को पता करने के लिए पैच टेस्ट होगा, स्किन बायोप्सी होगी, या फिर कल्चर ऑफ द लीजन होगा, या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? सिग्नल्स के लिए या फिर हर्पीज जूस्टर का पता करने के लिए कौन सा एक टेस्ट किया जाएगा? यहाँ पे यही पूछा है क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो हर्पीज जूस्टर के लिए जो बेस्ट तरीका होगा पता करने के लिए वो होगा कल्चर्स ऑफ द लीजन। जो घाव बने हैं हर्पीज जूस्टर के कारण, वो जो लीजन्स है वहाँ का स्पेसीज कलेक्ट करके टेस्ट करना, तो वो कहलाएगा आपका कल्चर ऑफ द लीजन। देखिए यहाँ पर हर्पीज जूस्टर के लिए जो क्लासिक प्रेजेंटेशन होता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक, यदि आपसे बात करें तो यहाँ पर वायरल है। एक तो ये प्रॉब्लम क्या है? वायरल है। वायरल के लिए जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपको पता करना है इस वायरल के लिए, और इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस। क्या होगा? वेरिसेला जूस्टर वायरस। और यही सेम वायरस चिकन पॉक्स भी कॉज करता है, याद रखें। जो वेरिसेला जूस्टर वायरस है यही हर्पीज जूस्टर सिंगलेंस को कॉज तो करता ही, साथ में चिकन पॉक्स को भी कॉज करेगा। पैच टेस्ट का यूज़ जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपको, पैच टेस्ट तो यूज़ किया जाता है यदि कोई एलर्जी वगैरह हो या फिर किसी को कुछ मेडिकेशन दी जानी हो तो उस एलर्जी को चेक करने के लिए
बायोप्सी में जनरली साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। कैंसर की स्टडी के लिए टिश्यू रिमूव करके उनको चेक किया जाएगा, वो कहलाता है बायोप्सी। तो यहाँ पर पैच टेस्ट यदि पूछें तो एलर्जी से रिलेट करता होता है, बायोप्सी होते तो कैंसर सेल्स से। अब यहाँ पर कल्चर्स ऑफ लीजन्स के थ्रू बेटर तरीके से पता चलेगा एज कम्पेयर टू अदर्स ऑप्शन के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कल्चर ऑफ द लीजन। नेक्स्ट वन, द स्किन इज असाइंड टू केयर फॉर अ फीमेल क्लाइंट विथ herpes zoster. Which of the following characteristics would the nurse expect to note when assessing lesion of this infection? अभी आपके पास मेल क्लाइंट था तो पता कैसे करेंगे herpes zoster के लिए। अब यहाँ पर फीमेल क्लाइंट है, उसको भी herpes zoster का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर एज अ नर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या साइन देखने को मिलेंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल, a generalized body rashes, small blue white spot with red base, या फिर fiery red edematous rashes on the cheeks। क्या देखने को ऐसा मिलेगा? यदि सिग्नल्स है जो पर्सन के लिए लेडीज क्लाइंट है तो होगा क्लस्टर्ड स्किन वेसल्स, क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स हैं जो देखने को मिलेंगे। लेडीज क्लाइंट की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी जो herpes zoster का साइन होता है होते हैं वेसिकल्स। क्या होंगे? वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स जनरली उसमें होते हैं क्लस्टर, गुच्छों में। किसमें? गुच्छों में और क्लस्टर में। इसीलिए आप किसको चेक करेंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स को है जो पता करेंगे। और ये जनरली बॉडी की मिडलाइन को क्रॉस भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यदि क्लासिकल साइन पूछे सिग्नल्स के लिए, फीमेल क्लाइंट में पूछा है तो जो साइन अकॉर्डिंग टू दैट है क्या होंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स। नेक्स्ट वन, इन विच स्किन डिसऑर्डर डू टी सेल इंड्यूस अ सडन इंक्रीज इन साइटोकाइंस लीडिंग टू हाइपरप्लासिया ऑफ स्किन सेल्स रिजल्टिंग इन रेज्ड स्किन प्लक्स। यहाँ पर कौन सी स्किन डिसऑर्डर होगा जिसमें टी सेल्स हैं जो सडनली इंड्यूस करने का काम करती हैं, साइटोकाइनिन के रिलीज को बढ़ावा देंगे, जिसके कारण हाइपरप्लासिया होगा और ये स्किन प्लक्स को तुरंत बनाएंगी। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेडिगो, किस केस में ऐसा होगा? तो ये देखने को मिलेगा सोरियासिस के केस में। किसमें? सोरियासिस के केस में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इसमें स्किन है जो और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव होगा, स्किन सेल्स ज़्यादा तरीके से मल्टीप्लाई होगी, पैचेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, ये स्कैल्प, एल्बो, नी जॉइंट। जहाँ पर भी स्किन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जिस एरिया में ज़्यादा स्वेटिनेस रहे वहाँ पर, तो ये कंडीशन डेवलप है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन, इम्पेडिगो में इस तरीके के साइन देखने को मिलेंगे जो कि इचमाइट के कारण होगा, ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ बर्न शॉक। तो बर्न शॉक के मरीज में कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, इंट्रावेस्कुलर हाइपोवॉलेमिया, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिमा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम सफरिंग अ बर्न। बर्न शॉक मतलब वही पर्सन की अचानक से जान भी जा सकती है। हाइपोवॉलेमिया तो होता ही है, एडिमा भी देखने को मिलेगा, परमेबिलिटी भी होगी, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण यदि पर्सन बर्न हुआ है तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम सफरिंग अ बर्न, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन शॉक का इससे लेना देना नहीं होगा। वो बात की बात है, पहले जान बची सो लाखों पाए वाली सिचुएशन होगी यहाँ पर। तो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यदि किसी फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाए तो उसका मेन रीज़न क्या होगा? यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफ्लिया। क्या रीज़न हो सकता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो आपको कई बार बताया गया है यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की बात की जाए तो फर्स्ट रीज़न होता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी भी यहाँ पे जो क्या रहेगी रिलेट करती है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, तो वो सबसे ज़्यादा 60% केसेस होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कितने? 60% तक जो केसेस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनके अबॉर्शन का रीज़न होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या होगी? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी।
नेक्स्ट वन, a woman in the early first trimester of pregnancy present for evaluation of vaginal bleeding. You order a beta HCG test. Over what time period would you expect the beta BCG level to approximately double? तो यहाँ पर यदि किसी क्लाइंट की अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, इवैल्यूएशन में पता चलता है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएंगी, ह्यूमन कोरियर गोनाडोट्रोपिन टेस्ट, जो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव पाया जाता है। और ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पर बीटा एचसीजी का लेवल डबल कब होगा? 48 to 72 आवर में, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर, 96 to 110 आवर में। तो जो बीटा एचसीजी हार्मोन है, इसका लेवल है जो डबल कब हो सकता है? 48 से 72 घंटों में। कितने में? 48 to 72 आवर में लेवल कितना हो सकता है? डबल हो सकता है। अब यदि यहाँ पे बात करें हम, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 53% से भी कम है जो 2 दिन में डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि डबल की बात करें बीटा एचसीजी लेवल की, तो फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 48 से 72 घंटों के बीच में कैसे रहता है? डबल रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, इसका लेवल कम होने लगता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो इनमें से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या रिस्क फैक्टर नहीं है? प्रायो ट्यूबल सर्जरी, एक्सपोजर टू एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज। एब्सोल्यूट रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? ट्यूबल सर्जरी हुई है तो हो सकता है, रिस्क है। ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल लेते हैं तो भी हो सकता है। इसका एक रीज़न है ही एक्टोपिक का कि जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो के वहीं पे इम्प्लांट हो सकता है। आईवीएफ भी हो सकता है, लेकिन आईयूडी का एब्सोल्यूट रिस्क है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक में रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, आईवीएफ हो सकता है, डीईएस हो सकता है और अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आईयूडी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। आईयूडी का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीटल कॉज ऑफ स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाना। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? एब्रप्शन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, एब्डोमिनल ट्रॉमा या फिर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस रिलेट करता क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है जस्ट। तो यहाँ पर फीटल कॉज पूछा है, मैटरनल कॉज नहीं पूछा है। बच्चे की गर्भ में डेथ होने का रीज़न क्या हो सकता है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन भी लोगों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं किए, प्लीज़ बुक ऑर्डर कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट में कुछ यदि आप एड्रेस वगैरह डालते हैं और आपका एड्रेस यदि प्रॉपर नहीं जा रहा है, फ्लिपकार्ट आपका एड्रेस प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से यदि आपकी बुक कैंसिल होती है किसी भी रीज़न से, तो आप बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको कोई अदर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे, वही चार्ज लगेगा और बुक आपको मैं खुद जाके कोरियर करूँगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है जिसका भी यदि, क्योंकि मैंने आज देखा कि 2-3 लोगों का सील्ड कैंसिलेशन एक ऑप्शन होता है, वो फ्लिपकार्ट की तरफ से ही होता है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ कि यदि आपकी बुक वहाँ से कैंसिल होती है तो आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आपके जो भी आपका डिलीवरी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आपको डिलीवर करवाई जाएगी। कोई भी डाउट आपको रह जाते हैं तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।